नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं आप लोगों का हिस्ट्री टीचर अंकित मालविया। देखिए, हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं फिलहाल, अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि इंडियन हिस्ट्री के हम 3 पार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ये जो 3 पार्ट होते हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो होते हैं कौन कौन से? सबसे पहला है एंशिएंट, देन फिर मीडिएवल और फिर आएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, इट मीन्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें, ओवरऑल अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो ये जो हिस्ट्री है ये चलती है कहाँ से कहाँ तक? 712 से लेकर 1707 तक। इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द हिस्ट्री अराउंड 1000 ईयर्स, यानी हमें इतिहास पढ़ना होगा लगभग 1000 साल का। इस बीच में जो 1000 साल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सारा इतिहास कहलाता है कौन सा? मीडिएवल, यानी मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं। मैंने सारा इंडेक्स बनवाया है आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2350 से लेकर 712 तक। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देना जरूरी है कि ये जो टाइम होता है ये होता है बिफोर क्रिश्चियन इरा में, और ये टाइम होता है क्रिश्चियन इरा में, इट मीन सीई में। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और ये टॉपिक हमारा भी चल रहा है। देखिए, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। लगभग 12 टॉपिक्स मैंने बना दिए हैं एंशिएंट के, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली से, और उसके बाद फिर आती है वैदिक सिविलाइजेशन, और दोनों से पहले आता है स्टोन एज, यानी स्टोन एज, फिर इंडस वैली, और उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन। फिर शुरू होती है अगेन एक अर्बन सिविलाइजेशन, दैट इज नोन एज महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। और उसी समय पर महाजनपद काल में ही ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह उठता है, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो जाता है। और उस रिलीजियस मूवमेंट के तहत भारत में 2 नए धर्म आ जाते हैं, एक जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म। और ये वही टाइम है जब विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग धर्म स्टेब्लिश हुए हैं। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस रिलीजन स्टेब्लिश हुआ था उसी टाइम पर, और भी अलग अलग अगर हम बात करें कंट्रीज में तो अलग अलग रिलीजन स्टेब्लिश हुए थे इसी टाइम पर। इसके बाद देखिएगा कि महाजनपद पीरियड में हम मगध महाजनपद और उसके जितने भी किंगडम्स हैं, और उस समय पर जो फॉरेनर इन्वेजन्स हुए हैं, जैसे सिकंदर का आक्रमण हुआ है, और फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो ब्राह्मण डायनेस्टी आई है, और फिर जो फॉरेनर्स के इन्वेजन्स हुए हैं, जैसे कि शक जनजाति या फिर यूची ट्राइब या फिर इंडो ग्रीक्स या फिर इंडो पार्थियंस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं ओवरऑल। और फिर आफ्टर मॉडर्न पीरियड एक डायनेस्टी एक जो स्वतंत्र हुई जिसका नाम था चेदी डायनेस्टी। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, फिलहाल जो हमारा टॉपिक है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में, तो हम राजपूत किंगडम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब कलचुरी डायनेस्टी, जिसे कहा जाता है कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, और साथ ही इन्हें कहा जाता है चेदी डायनेस्टी। इन्हें चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही जब मैं अभी बता रहा हूं मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, तब मॉडर्न पीरियड के समाप्त होने के बाद हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक डायनेस्टी पढ़ी थी जिसका नाम था चेदी डायनेस्टी या चेदी वंश, जो रूल किया करती थी कलिंग वाले रीजन में, जिसके सबसे महान शासक हुआ करते थे कलिंग राजा खारवेल, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। और उन्होंने एक अभिलेख बनवाया था, हाथी गुफा अभिलेख, जो उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख या एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शंस, वहीं से हमें पता चलता है कि अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर, और उस समय कलिंग में राज कर रहे थे नंदराज नामक एक शासक। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगेन चेदी डायनेस्टी आ गई है, लेकिन ये बिलोंग करती है कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, दैट इज नोन एज राजपूत किंगडम्स। चलिए, फिलहाल हम वहां की बात कर रहे थे एंशिएंट की। तो एंशिएंट में मैंने आप लोगों को बोला कि इस तरह से हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं कुछ और किंगडम्स, जैसे कि कुषाण डायनेस्टी, कुषाण के बाद फिर गुप्त डायनेस्टीज या गुप्त एम्पायर, और उसके बाद फिर लास्ट हिंदू किंगडम दैट इज नोन एज पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। इस बीच हम साउथ इंडिया के भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जैसे कि संगम पीरियड शुरू होता है साउथ इंडिया में 300 बिफोर क्राइस्ट क्रिश्चियन इरा से लेकर 300 क्रिश्चियन इरा तक, या फिर 200 भी मान सकते हैं, 200 से 200 या 300 से 300, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें हमें मिल जाती। तो एक संगम पीरियड हम डिस्कस करते हैं साउथ इंडिया का एक टॉपिक, जिसमें 3 किंगडम बताई गई है, चोल, चेर और पांड्य। उन सभी को डिस्कस करने के बाद फिर एक टॉपिक और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री।
और फिर एंशियंट पीरियड की ही कुछ साउथ इंडियन किंगडम के बारे में वो डिस्कस करते हैं, जो संगम पीरियड के बाद आई थी, लगभग 600 से 800 के अराउंड, या 600 से 1000 के अराउंड जितने भी साउथ इंडिया के किंगडम से उनके बारे में डिस्कस किया हमने, जिसमें बाकाटक डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी या चोल एम्पायर, इसके अलावा राष्ट्रकूट एम्पायर या राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और एक और है पल्लव डायनेस्टी। इनके बारे में हमने जिक्र किया, इनके बारे में हमने डीप में डिस्कस करने की कोशिश की है। और फिर हमने बात की है, हाँ इतने टॉपिक हमने पढ़े हैं, लगभग 12 टॉपिक्स हो जाएंगे यहाँ पर एंशिएंट। अब मीडिएवल की बात करें तो मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम गौर करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मध्यकालीन का जो इतिहास है उसमें उस इतिहास को हम मुस्लिम धर्म के शासन के अनुसार डिस्कस करते हैं। इट मीन्स यहाँ से रूलिंग शुरू हो गई थी मुस्लिम रूलर्स की, मुस्लिम शासकों की, और मुस्लिम शासकों ने रूल किया है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन, यानी मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म जो शुरू हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ था, 7वीं शताब्दी में, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लगभग 610 में, 610 में हिरा नामक एक गुफा से। और फिर उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और अपने इस धर्म को फैलाना शुरू किया, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुस्लिम धर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर मुस्लिम धर्म के ही कुछ रूलर्स ने या कुछ आक्रमणकारियों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो पहला तो टॉपिक होता है मुस्लिम रिलीजन, और फिर टॉपिक होता है मुस्लिम्स के इन्वेजन्स, मुस्लिम के आक्रमण। और ये लेक्चर नंबर 2 जो होता है मुस्लिम के आक्रमण, उसमें हम बात करते हैं अरबियों और तुर्कियों के आक्रमणों के बारे में। और फिर हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 जो अभी चल रहा है, जब ये आक्रमण हो रहे होते हैं मुस्लिम्स के, उस समय हम बात करेंगे इंडिया की क्या कंडीशन थी, इंडिया में क्या हो रहा था। और वो जो टाइम चल रहा होता है उस टाइम को हम बोलते हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड। इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। ये जो टाइम होगा ये होगा 600 से 1200 तक का टाइम। इट मीन्स 712 से लेकर 1206 तक का टाइम, दैट इज नोन एज अर्ली मीडिएवल पीरियड। और इस समय पर, जिस समय पर मुस्लिम रूलर्स अटैक कर रहे थे इंडिया पर, उस समय इंडिया में क्या था, इंडिया में क्या कंडीशंस थी। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि साउथ इंडिया हम पढ़ चुके हैं। और नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी कुछ राजपूत किंगडम्स, कुछ राजपूत वंश। और ये जो राजपूत किंगडम्स थे, ये टोटल कितने किंगडम्स थे, ये टोटल हुआ करते थे 36 किंगडम्स, जो रूल कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया ने, उत्तर भारत में। और ये जो राजपूत किंगडम्स है ये बने थे, या इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था धीरे 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 आफ्टर गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के पतन होने के बाद। गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहले हमने पढ़ा, जब उस वंश का पतन हुआ तो उन्हीं के कुछ फ्यूड्यूटरी हुआ करते थे, उन्हीं के कुछ सामंत हुआ करते थे, वही बने हैं धीरे धीरे कौन से किंगडम, राजपूत किंगडम। और चूंकि गुर्जर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, उन्होंने ही अरबियों को भारत से भगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी वंश में वत्सराज जैसे महान शासक भी हुए हैं, और उसी वंश में नागभट्ट सेकेंड या नागभट्ट द्वितीय और मिहिरभोज जैसे कुछ महान रूलर्स भी हुए हैं। क्लियर। तो वो टॉपिक हमने डिस्कस किया। और उनके बाद जब उस वंश का पतन हुआ तो उनके ही सामंत लोग हुआ करते थे, जैसे कि जिसमें हमने सबसे पहले बात की है। अच्छा, जिस समय गुर्जर प्रतिहार थे उसी समय पूर्व में, ईस्ट में, बंगाल में रूल कर रही थी एक डायनेस्टी, दैट इज नोन एज पाल डायनेस्टी और पाल वंश। पाल वंश में भी कई महान शासक हुए हैं। पाल वंश के संस्थापक हुआ करते थे गोपाल, और पाल वंश में ही धर्मपाल जैसे महान शासक या ग्रेट रूलर्स भी हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश किया था, और कई सारी यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने स्थापित करवाया था, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उन्हीं के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। और साथ ही जो कहा जाता है 5 यानी 5 महाबिहार की स्थापना भी उन्होंने ही कराई थी। इस तरह से पाल वंश और यहाँ पर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश के दमन होने के बाद, के समाप्ति के बाद, नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में कुछ राजपूत किंगडम्स आए। और जब बता चुका हूं मैं 36 किंगडम हुआ करते थे, जिनमें हमने पढ़ना शुरू कर लिया है इन राजपूत किंगडम्स को। और इन किंगडम्स में हम कुछ 5 या 5वीं किंगडम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 किंगडम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो किंगडम डिस्कस की है वो थी चालुक्यास ऑफ गुजरात। गुजरात के चालुक्य रूलर, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, जो रूल किया करते थे गुजरात वाले रीजन में, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी अनहिलवाड़ा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कौन सा, गुजरात के चालुक्य, जिनके संस्थापक हुआ करते थे मूलराज। क्लियर। फिर आगे चलते हैं और दूसरी किंगडम हमने डिस्कस की है, वो हुआ करती थी चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश या चंदेलास ऑफ जेजाक भुक्ति। और इस वंश के संस्थापक हुआ करते थे नन्नुक।
चंदेलों की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी खजुराहो, इसके अलावा महोबा और कालिंजर। देन इसी वंश में चंदेल डायनेस्टी में भी कई महान शासक हुए हैं और उन्होंने भी काफी महान कार्य किए हैं, जैसे विद्याधर जैसे महान शासक हुए हैं चंदेल वंश में, जिन्होंने मजबूर कर दिया था किसे, मोहम्मद महमूद गजनबी को संधि करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हर डायनेस्टी के कुछ महान शासकों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विद्याधरी वह व्यक्ति थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? महमूद गजनबी से डर कर वो भाग रहे थे, इसीलिए। इसी तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद फिर तीसरी जो डायनेस्टी हमने डिस्कस की है वो है परमार डायनेस्टी या परमार वंश। और परमार वंश में अगर बात की जाए तो संस्थापक माने जाते हैं सियाका। सियाका को संस्थापक माना जाता है, हालांकि उपेंद्र नामक एक फर्स्ट पर्सन भी रह चुके हैं उस डायनेस्टी में, बट मेन रूलर सियाका को कंसीडर किया गया है। और परमार वंश में ही एक महान शासक हुए हैं जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज जिनके नाम पर जिन्होंने एक सिटी स्टेब्लिश की है भोजपुर, जो भोपाल के पास है, और उन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम भोपाल कहा जाता है। हालांकि एक अन्य शासक भी थे भूपाल नाम से, उनके नाम पर भी कहा गया भोपाल। और इन्हीं राजा भोज ने स्थापित किया है, उन्हीं की कैपिटल हुआ करती थी धार, जहां पे उन्होंने बनवाई है या बनवाया है एक संस्कृत स्टडी सेंटर, और जो आज के समय जाना जाता है सरस्वती के मंदिर के नाम से। क्लियर? और जो भी स्पेशल जितने भी फंक्शंस हैं वो सब हमने डिस्कस किए हैं राजा भोज के बारे में। और फिर हमने बात की चौथे नंबर पर चहमान डायनेस्टी ऑफ सखम्भरी, सखम्भरी के चहमान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे महान शासक हुए हैं। और इस वंश के संस्थापक हुए थे वासुदेव। पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर, इस तरह के कुछ महान शासक इस डायनेस्टी में थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर पे, जिनका नाम है कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी जो रूल किया करती थी कहां पर? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में कंफ्यूजन नहीं होना, त्रिपुरी इज नॉट रिलेटेड टू त्रिपुरा, त्रिपुरी इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर। और जबलपुर के ही आसपास या जबलपुर के ही पास एक जगह हुआ करती है जिसका नाम है त्रिपुरी, या उस जगह को पहले कहा जाता था त्रिपुरी। क्लियर? तो त्रिपुरी इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर, उसी के आसपास कहीं पर हुआ करता है कौन सा शहर? त्रिपुरी। और इस डायनेस्टी को ही जाना जाता है किस नाम से? चेदी डायनेस्टी के नाम से भी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार आप लोग सुनेंगे चेदी डायनेस्टी, तो चेदी को आप लोगों को कनेक्ट करना है किससे? कलचुरी से। क्लियर? और एंशियंट टाइम पर भी एक चेदी डायनेस्टी हुआ करती थी जो रूल किया करते थे कहां पर? कलिंग में। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कलचुरी और त्रिपुरी की, तो इन लोगों ने रूल किया है अप्रोक्सीमेटली 7वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक, 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इस डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया है। क्लियर? मध्य प्रदेश वाले रीजन में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर कुछ मुद्दों की अगर हम बात करें, कुछ खास पॉइंट्स की अगर बात करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कैपिटल। और ऑब्वियसली आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि इस किंगडम की जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, तो नाम से ही क्लियर है, वो है त्रिपुरी। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी की बात की जाए तो प्रेजेंट डे अगर हम बात करें इसकी, तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट। क्लियर? मध्य प्रदेश के जबलपुर के नियर में, पास में ये जगह, प्रसिद्ध जगह मौजूद है जिसे कहा जाता है तेवार। तेवार के नाम से या त्रिपुरी के नाम से ये जगह मौजूद है मध्य प्रदेश की त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फाउंडर यानी संस्थापक। फाउंडर की अगर बात की जाए तो इस वंश के संस्थापक हुए थे कोक्काल फर्स्ट या कोक्काल प्रथम। कोक्काल प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल हो गया है, फाउंडर हो गए हैं। देखिए रिलीजन की अगर बात की जाए, धर्म की, तो धर्म में आएगा हिंदू धर्म। और ये रूलर्स उपासक थे लॉर्ड शिवा के या लॉर्ड शिव के, भगवान शंकर के ही क्या हुआ करते थे? उपासक हुआ करते थे, कलचुरी वंश के रूलर्स। क्लियर? इन्हीं वंश के किसी रूलर ने, जिनका नाम कर्ण हुआ करता था, ने कर्णवती शहर स्थापित किया और साथ ही प्रयाग यानी वाराणसी में और अमरकंटक में शिव मंदिरों के निर्माण भी करवाए हैं।
ठीक है, तो रिलीजन की बात की जाए तो हिंदू धर्म और साथ ही भगवान शंकर के उपासक थे। इस तरह हमने कुछ खास मुद्दों के ऊपर बात की। अब देखिए, सबसे पहली बात अगर की जाए तो ये रूलर्स इंडिपेंडेंट हुए हैं लगभग 10th सेंचुरी में। 10वीं शताब्दी में आकर ये लोग क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं या स्वतंत्र हुए हैं। तब तक ये लोग रूल कर रहे थे एज अ फ्यूड्यूटरी, एक सामंत के रूप में, लेकिन किसके, राष्ट्रकूटों के। और राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हुआ तो उन्हीं के स्थान पर रूल करने लगी थी एक चालुक्य डायनेस्टी। लेकिन कौन से चालुक्य, वो हुआ करते थे कल्याणी के चालुक्य। तो पहले ये सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूटों के, और राष्ट्रकूटों का पतन कर दिया और वहां पर आ गए चालुक्य, तो फिर ये हो गए किसके सामंत, चालुक्यों के। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा कि दे आर रूल एज अ फ्यूड्यूटरी ऑफ राष्ट्रकूट एंड चालुक्य। बट कौन से चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याणी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। सबसे इनिशियली रूल कर रहे थे किसके फ्यूड्यूटरी के रूप में, राष्ट्रकूटों के फ्यूड्यूटरी के रूप में। समझ गए। चलिए, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, इनकी उत्पत्ति की बात करें, तो ध्यान से समझना आप लोग कि द ओरिजिन ऑफ द डायनेस्टी इज अनसर्टेन। किसी भी वंश के अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो इतिहासकार उसके ऊपर उतने जो है निश्चित आंसर नहीं दे पाते हैं, यानी वो अनसर्टेन ही है, निश्चित नहीं है। पूरी तरह से क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि डायनेस्टी कहां से बिलोंग करती थी, कहां से इसका ओरिजिन हुआ था। क्लियर, बट वन थ्योरी, एक सिद्धांत, एक थ्योरी ये है, कनेक्ट्स देम टू कल्चुरी ऑफ माहिस्मती। इन्हें जोड़ा गया है माहिस्मती के कल्चुरी से। देखिए, इस कल्चुरी के पहले एक और कल्चुरी वंश हुआ करता था, और पीछे के टाइम पर और पहले टाइम पर और एंशियंट टाइम पर, जिन्हें कहा जाता था कल्चुरी ऑफ माहिस्मती। और माहिस्मती आप लोगों को पता है कहा गया है किस शहर को, महेश्वर को। महेश्वर या माहिस्मती इज द कैपिटल ऑफ उज्जैन, जो कैपिटल थी किसकी, अवंती। यानी अवंती जो एक महाजनपद थी, उसकी दो राजधानियां हो करती थी, एक उज्जैन और दूसरी माहिस्मती, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो माहिस्मती इज द कैपिटल ऑफ उज्जैन या अवंती महाजनपद। तो वो उनसे कनेक्ट किया गया है इन कल्चुरी को। इनके जो पूर्वज थे वो थे कल्चुरी ऑफ महिस्मती के से रिलेटेड। ठीक है, उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग देखिएगा। दे वर्क या दे रूल्ड एज अ फ्यूड्यूटरी ऑफ राष्ट्रकूटास एंड प्रतिहार एंड चालुक्यास ऑफ बादामी। तो ये रूल कर रहे थे फ्यूड्यूटरी के रूप में किसके, राष्ट्रकूटों के। और राष्ट्रकूटों के ही समकालीन थे कौन, प्रतिहार। और राष्ट्रकूटों के बाद आ चुके थे चालुक्य। तो इन सब के ये सामंत हुआ करते थे लंबे समय तक। बाय द 10th century the कल्चुरी ऑफ त्रिपुरी had consolidated by the 10th century the कल्चुरी ऑफ त्रिपुरी had consolidated their power by raiding neighboring territories by fighting। तो यानी कि 10th सेंचुरी के अप्रोक्स कल्चुरी डायनेस्टी के लोगों ने अपने एम्पायर को मजबूत करना शुरू किया, और जितने भी नाइबर स्टेट्स थे, जो पड़ोसी राज्य थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किए। तो बाई फाइटिंग यानी युद्ध के माध्यम से, युद्ध के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती दी और पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ना शुरू किया। अब इन पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो इनमें आ जाएंगे गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा चंदेल और परमार डायनेस्टी। तो इन लोगों को, इन रूलर्स को पराजित किया और अपनी स्थिति को क्या किया, मजबूत किया। दे ऑल्सो हैव मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए विथ द राष्ट्रकूटास एंड द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इनके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं कुछ समय तक, हालांकि बाद में युद्ध भी हुए हैं चालुक्यों के साथ। चालुक्य कौन से, कल्याणी के साथ। हालांकि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश हुए थे राष्ट्रकूट और चालुक्यों के साथ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिस्कशन करते हैं। जैसे कि चालुक्य डायनेस्टी में ही एक शासक हुए हैं जिनका नाम था गंगेदेव। गंगेदेव की अगर बात की जाए, इन 130 यानी 1030 के अप्रोक्स रूल कर रहे थे कल्चुरी डायनेस्टी में एक रूलर जिनका नाम हुआ करता था गंगेदेव। और गंगेदेव ही पहले शासक थे जिन्होंने एक इंपीरियल टाइटल लिया था, यानी कि एक सैन्य उपाधि धारण की थी, एक शासक की उपाधि धारण की थी। इट मीन्स कि इनके पहले के जितने भी रूलर थे वो सब क्या थे, सामंत थे। देखिए, जब भी टाइटल इस तरह से लिया जाता महाराजा, सम्राट, महाराजा धीराज, इट मीन्स दीज आर द टाइटल ऑफ इंपीरियल, यानी शासक की उपाधि होती है। और जब तक ये उपाधि नहीं होगी तब तक आप क्या माने जाएंगे, सामंत। इट मीन्स इन द 130 यानी 1030 में, इन 130 द कल्चुरी किंग गंगेदेव एज्यूम imperial title after achieving military success at his eastern and northern feudatory। तो पूर्वी और
उत्तरी जो भी फ्रंटियर्स थे, पूर्वी और उत्तरी जो फ्रंटियर्स पे रूलर्स थे, किंगडम्स थी, उनको पराजित करने के बाद इन्होंने एक इंपीरियल जो टाइटल है वो धारण की थी। किस रूलर ने? जिनका नाम हुआ करता था गंग्यादेव। गंग्यादेव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रूलिंग करने आए, जिनका नाम था लक्ष्मीकर्ण, या जिन्हें कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव इस वंश के सबसे महानतम, सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। और लक्ष्मीकर्ण ही पहले शासक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, जो लक्ष्मी स्टाइल के हुआ करते थे या लक्ष्मी शैली के थे। तो ध्यान रखिएगा, इस वंश के सबसे प्रतापी या महान शासक हैं लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण जो पहले राजपूत किंगडम थे, किंगडम के रूलर हैं, जो पहली राजपूत किंगडम के रूलर हैं। He was first ruler in Rajput kingdom who issuing gold coins, and these gold coins are based on लक्ष्मी स्टाइल। और ये ही गोल्ड कॉइन्स लक्ष्मी स्टाइल के गोल्ड कॉइन्स है। इन सिक्कों पर की बात की जाए तो इन सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र है और एक तरफ राजा का नाम लिखा हुआ है। उत्तर भारत के कई सारे रूलर्स ने इसी स्टाइल को बाद में फॉलो किया है, इनकी स्टाइल के हिसाब से या इन सिक्कों के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। हम आगे बात करते हैं। द किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ, ये साम्राज्य, ये किंगडम अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था ड्यूरिंग द राइंज या ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण के शासनकाल के समय ये साम्राज्य अपने स्तर पर पहुंचा था, अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। क्लियर? हु एज्यूम द टाइटल चक्रवर्तीन, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? चक्रवर्तीन की। और आप लोग जानते हैं चक्रवर्तीन का मतलब होता है ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य के चारों तरफ अपनी सेना से चक्कर लगाया हो, या उस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया हो, या अपनी सेना को लेकर एक बड़ा एरिया कवर किया हो। समझ गए? और फर्स्ट इंडियन रूलर हु टुक द टाइटल चक्रवर्तीन, यानी पहला भारत का शासक जिसने चक्रवर्तीन की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? और वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। हमने मौर्य डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे, इट मीन चंद्रगुप्त मौर्य, हु टुक द, या उन्हें कहा जाता है चक्रवर्तीन सम्राट। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो कंट्रोल अ पार्ट ऑफ द परमार एंड चंदेला किंगडम। ही ऑल्सो कंट्रोल अ पार्ट ऑफ परमार एंड चंदेला किंगडम। इन्होंने नियंत्रण किया है परमार और चंदेल किंगडम को भी कुछ समय के लिए, बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यानी संक्षिप्त समय के लिए, कुछ समय के लिए इन्होंने नियंत्रित किया था, अपने कंट्रोल में किया था चंदेल और परमार साम्राज्यों को भी। इट मीन्स ही वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट द डायनेस्टी ग्रेजुअली डिक्लाइंड। धीरे धीरे ये साम्राज्य, इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आफ्टर लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण के बाद धीरे धीरे साम्राज्य पतन की ओर क्या हुआ? बढ़ने लगा। Whose successor lost control over of their northern territories of गढ़वाल। जैसे इनकी मृत्यु, जैसे ही लक्ष्मीकर्ण की मृत्यु हुई, इनके जो सक्सेसर्स थे वो उतने योग्य नहीं थे, और इस साम्राज्य का जो नियंत्रण था, उत्तर के जो किंगडम हुआ करते थे, गढ़वाल किंगडम, उस पर से नियंत्रण हट गया और धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और ध्यान रखिएगा, जिस रीजन पर कलचुरी रूल कर रहे थे उसी रीजन पर रूल करने आएंगे कौन? गढ़वाल। तो इनके बाद हम गढ़वाल डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनके बाद आए हैं गढ़वाल। और गढ़वाल वंश की एक महान शासक या एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके चहमान डायनेस्टी में। और अब आप लोग जानते होंगे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें रायपिथौरा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं का युद्ध हुआ था या उन्हीं का संघर्ष हुआ था किसके साथ? गढ़वाल वंश के एक शासक जिनका नाम हुआ करता है जयचंद। और वो कहानी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं चहमान किंगडम में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस डायनेस्टी के आखिरी अंतिम शासक की, जिनका नाम हुआ करता था त्रिलोकमल। त्रिलोकमल इज कंसिडर एज द लास्ट रूलर ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी वंश के ही अंतिम शासक हुआ करते थे त्रिलोकमल, जिन्होंने रूल किया है लगभग 1212 यानी 1212 तक। और इसके बाद इस साम्राज्य का किस तरह से अंत हुआ, इसके बारे में कोई भी परफेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 13वीं सेंचुरी तक इस किंगडम पर रूल करती रही कौन कौन से रूलर्स? परमार और चंदेल। और फिर धीरे धीरे इस किंगडम पर नियंत्रण हो गया दिल्ली सल्तनत का। समझ गए? इस तरह से हमने डिस्कस किया है कौन सी किंगडम के बारे में? कलचुरी ऑफ त्रिपुरी। अब हमें कुछ हल्का हल्का सा डिस्कशन करना है इस वंश के जो रूलर्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, उनके बारे में। क्लियर? जितने भी खास फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो मैंने शुरू में ही बैकग्राउंड में बता दिए हैं,
बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग अबाउट द रूलर्स ऑफ दिस किंगडम। इस वंश के कुछ राजाओं के बारे में हम हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे, समझ गए ना। वो डिस्कशन भी जरूरी है, वहां से भी कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए वैसे तो ये किंगडम 7th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाती है, यानी 600 से लेकर 600 ही से ही ये शुरू हो गई है। और इनिशियली जो रूलर्स रहे हैं, अगर हम इनिशियल रूलर्स की बात करें इस वंश के, तो कई रूलर्स आए हैं इनिशियली।